नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए क्लास के साथ प्रेजेंट हुए हैं, है ना। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है फिलहाल, कौन सा एरिया, तो उसका आज हम आपके लिए एक नया पार्ट, जो कि पार्ट नंबर 7 है, उसे लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमने कल भी बताया था कि ये चैप्टर लेंथी है थोड़ा, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, है ना। तो इसके कुछ ज़्यादा पार्ट बन जाएंगे और चैप्टर की तुलना में, ओके। लेकिन आप निश्चिंत रहें, ठीक है। हम बहुत लेंथी वीडियो नहीं लेकर आएंगे, छोटे छोटे पार्टों में आपके पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना, उन सभी से आपको वंचित नहीं रहने देंगे, ठीक है। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। बस आप रेगुलरली क्लास करते रहिएगा, बिकॉज हम आपके लिए रेगुलरली क्लास ला रहे हैं। एक भी दिन का गैप नहीं हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं, जिस दिन से हमने वीडियो डालना स्टार्ट किया है उस दिन से आप देख लेना हमारी हिस्ट्री उठा करके, एक भी दिन का हमने गैप नहीं लिया है दोस्तों, एक भी दिन मिस नहीं किया है। क्योंकि हम अपने इस जो हमने आपको ये चैनल हमने स्टार्ट किया है और जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि हम ये कराएंगे, हम उस चीज़ को लेकर के बहुत ही सीरियस हैं दोस्तों। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इसमें कोई भी लापरवाही होने दें, ठीक है। तो ये हमारा आपसे प्रॉमिस पहले भी कर दिया था और अब भी कर रहे हैं कि जो हमने आपसे बोल दिया है वो हम आपको अवश्य देंगे, ठीक है। बस आप हम पर विश्वास कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, ठीक है। और रेगुलरली हमारी क्लास लेते रहिएगा, अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, ठीक है, बहुत ही ध्यान से जो हमारे नोट्स हम बनवाते हैं उनको नोट जरूर करते रहिएगा। जो फॉर्मूले वगैरह लिखवाते हैं उन्हें अच्छे से नोट करें, क्वेश्चंस नोट करके अच्छे से उन्हें, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और बाकी अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आती है तो दोस्तों हम आपकी गारंटी लेते हैं कि मैथ्स में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इट इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट में कोई भी कमी ना छोड़ें, क्योंकि बिना आपके प्यार और सपोर्ट के हमारा अस्तित्व बिल्कुल ज़ीरो के समान है दोस्तों। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, ठीक है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ, बड़े ही प्यारे प्यारे, बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, के साथ अपना शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिएगा, चलो, ठीक है। आ जाइए मैदान में, ठीक है। चलिए दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी आप कमेंट में हमें बता दिया करो कि आप हमारी क्लास को, ठीक है, पसंद कर भी रहे हैं या नहीं। और अगर कर रहे हैं तो दोस्तों कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका रीज़न ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद ना आए, हमारा पढ़ाया हुआ पसंद ना आए, तो दोस्तों इतनी रिक्वेस्ट है हमें आपसे, आप बिल्कुल साफ साफ कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, कि हमें आपका पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों रीज़न भी बता देना हमें, बस हमारी इतनी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है ना, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें और एक नए तरीके से आपके साथ प्रेजेंटेशन दे सकें, ठीक है। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहा है, देखो। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 3 गुना, 4 गुना, उतना ही रहेगा, या फिर नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखो, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, है ना। अब देखो, ये हमारा पहला वर्ग था और ये हमारा दूसरा वर्ग है, ठीक है। मान लीजिए जो पहला विकर्ण था हमारा, ठीक है, पहला विकर्ण, है ना, वो कुछ भी मान सकते हैं आप। और जो यहाँ दूसरा विकर्ण है ना, वो इससे रिलेटेड है। अब एक बात समझिए, ये आपको मतलब पता होगा कि वर्ग का विकर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a√2 होता है, ठीक है।
जो वर्ग का विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a√2। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम साइड निकालें, वर्ग की भुजा निकालें a, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, विकर्ण अपॉन √2 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, विकर्ण अपॉन √2। तो हम मान लेते हैं कि जो वर्ग है ठीक है, उसका जो शुरू में था विकर्ण वो था √2। ठीक है, विकर्ण √2 था, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, हमने बताया था आपको वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√2 ये होता है। ठीक है, a√2। तो यहाँ से भुजा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, विकर्ण बटे √2। तो हमने मान लिया कि जो वर्ग है पहले उसका विकर्ण क्या था, √2, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे किसका, √2 से। तो जब इसमें √2 से डिवाइड करेंगे तो भुजा क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्या कहा है क्वेश्चन में, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, पहले विकर्ण √2 था, ठीक है, पहले विकर्ण √2 था और अब क्या कर दिया है, ठीक है, अब जो नया विकर्ण है वो कितने गुना कर दिया है, 2 गुना, मतलब 2√2 हो गया है। ठीक है, तो नई भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, नई भुजा तो इसमें किससे गुना करेंगे दोस्तों, क्योंकि विकर्ण 2√2 है ना, हमें चाहिए भुजा, तो इसमें √2 का डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो पहले वर्ग था उसकी भुजा कितनी थी, 1, और जो अब नया वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, 2। तो कहा क्या है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए जब उसका क्षेत्रफल 1 था, जब उसकी भुजा 1 थी तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया था दोस्तों, ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो गया था, है ना क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा पे घात 2, तो 1 का वर्ग करेगा, तो 1 का वर्ग क्या आया दोस्तों, 1 ही आया। ठीक है, 1 का वर्ग क्या आया, 1 आया, है ना, मतलब पहला क्षेत्रफल 1 था और अब का क्षेत्रफल निकालिए, है ना, अब का क्षेत्रफल मतलब a2, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 का वर्ग क्या हो गया है, 4। अच्छा, अब आप ही बता दीजिए, क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, है ना, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 1 था और अब क्या है, 4, तो जो 4 है वो 1 का कितने गुना है, 4 गुना है। ठीक है, कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये 4 गुना हो जाएगा, है ना, 4 टाइम्स ओके, 4 गुना। तो ये हमारा आंसर था, ऐसे होना था इस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही। क्लियर हाँ जी, कोई दिक्कत, आ गया समझ, चलो आ जाइए तो अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो, है ना। चलिए देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल का, एक वर्ग के क्षेत्रफल का, है ना, उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। अब देखो इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ देखिए आप ये हमारा कोई वर्ग था, क्या था ये वर्ग, ठीक है, इसकी भुजा क्या थी, a, तो एक तो ये वर्ग है ना, और एक ये वर्ग है, ये वर्ग है ना, ये। अब कहा क्या है कि इस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात इस वर्ग के क्षेत्रफल के साथ बताना है, लेकिन ये जो वर्ग है दोस्तों, ये वर्ग क्या है कि जो पहले वर्ग था उसके विकर्ण पर बनाया गया वर्ग है, और इस वर्ग का विकर्ण क्या है ये, तो इस पर एक वर्ग बनाना है ऐसे, ठीक है, और इस वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। चलिए अब देखो, इस वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, a√2, क्या हो जाएगा, a√2, और यहाँ जाइए ये जो नया वर्ग है इसकी भुजा क्या होगी दोस्तों, ये जो इसका विकर्ण है वो इसकी क्या होगी, भुजा, है ना, और भुजा क्या हो जाएगी, a√2, ठीक है, भुजा क्या आ गई है, a√2। बताना क्या है, दोनों का रेशो बताना है, ठीक है, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो कीजिए देखो
A1/A2 की वैल्यू बतानी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा पे घात 2, मतलब साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है यहाँ a, तो इसका एरिया क्या हो गया a², है ना, और अपॉन में, है ना, इसका एरिया भी निकालना है। इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल तो वही होता है भुजा पे घात 2। ठीक है, तो अब भी यही बात है, लेकिन इस वर्ग की भुजा क्या है हमारी a√2। तो यहाँ किसका एरिया निकालना है, जिसकी भुजा a√2 हो। तो एरिया क्या होता है भुजा की घात 2, तो इसकी भुजा क्या है a√2। तो a√2 का भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमें, स्क्वायर, है ना, a√2 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर। तो जब a√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 2a² आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया है ना। ये पुराना वाला जो है वर्ग वो था, ये नए वाले वर्ग का एरिया है, और दोनों का रेशो ही बताना था। तो a² से a² को कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो रेशो क्या आ गया है, A1/A2 बराबर क्या आ जाएगा, 1:2। ठीक है, क्या आ गया है एरिया, 1:2। क्लियर, चलिए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने फिगर भी बनाकर समझा दिया है आपको। ठीक है, अब समझ आ जाना चाहिएगा दोस्तों, आ गया होगा समझ तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए अब तुम। ये रहा, दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 है ना। चलिए, और वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखो, दो वर्ग हैं, है ना, दो वर्ग, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है, इसका जो परिमाप है वो कितना है 24, है ना, और इसका परिमाप क्या है 32। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है 2l + b, है ना, 2l + b, ये परिमाप है जो कि कितना दिया हुआ है 24। देखना, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है ना। पहले वर्ग का परिमाप कितना है 24, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, ठीक है, 2l + b, तो किसका होता है दोस्तों, रेक्टेंगल का होता है ना, 2l + b। वर्ग का तो होता है 4 × साइड। ठीक है, 4 × साइड, ये है। चाहे साइड को आप a मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मान लीजिए जो पहला वर्ग है हमारा, है ना, उसकी भुजा क्या है a है, साइड क्या है a, तो इसका वर्ग का परिमाप पूछा है, और मतलब ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड, तो 4 × साइड बराबर 24 दिया है ना। 4 से कर दीजिए इसको कट, 4 से कितनी बार 6 बार। इसका मतलब जो पहला वर्ग है उसकी भुजा कितनी थी 6। ठीक है, और जो दूसरा वाला वर्ग है उसकी भुजा कितनी दे दी, उसकी भुजा भी 4 × साइड है, जो कि कितनी दी थी 32, है ना। तो 4 से कितनी बार 8 बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक ओके ना। ठीक है, चलिए, क्या कहा था, दो वर्गों का परिमाप दिया था, वर्ग का परिमाप दिया, यहाँ से भुजा निकाल ली, दूसरे वर्ग का परिमाप दिया, यहाँ से दूसरे स्क्वायर की साइड निकाल ली। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल, है ना, A1, तो क्या होता है साइड का स्क्वायर मतलब 36, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या हो गया है 64, है ना। अच्छा, अब क्या बताना है हमें कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग
तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, है ना। चलिए, तो एक नया वर्ग है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ, है ना, कि एरिया इन दोनों के सम के बराबर, तो 36 और 64 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 100 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 100, है ना। ये, और हमें निकालना क्या है, इसका परिमाप, और इसकी साइड मान लीजिए दोस्तों आप p है, तो p स्क्वायर बराबर क्या है, 100, तो p बराबर क्या होगा, 10। ओके, तो p बराबर होगा 10 ऐसे। तो तीसरा जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ गई, 10, है ना। तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या है ये बताना है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर तो क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10 बराबर 40। ठीक है, 4 इंटू 10 बराबर 40। तो यही आ गया है इसका आंसर, है ना। तो बताइए कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको। आंसर बी सही है, ऑप्शन, ठीक है, 40। ठीक है, और देखो यहाँ हमने टिक नहीं लगाया है ना। यहाँ क्या आया था आंसर, 1/2, और ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये भी ऑप्शन बी है ना। ये भी ऑप्शन बी था, ये भी ऑप्शन बी है, और देखो वो भी ऑप्शन बी है। अब देख लीजिए इसका लास्ट क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान हैं। ठीक है, और यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 स्क्वायर मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। ठीक है, चलो देखो क्या दिया हुआ है, एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप क्या है, एक समान, है ना। तो वर्ग और वृत्ताकार, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू साइड। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, 2πr। पाई का मान मैंने डायरेक्ट 22/7 रख दिया है, क्योंकि पाई का मान 22/7 ही होता है। चलिए आगे। अब देखो, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। इसका मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो रेडियस के कितने गुना है, 11/7 गुना है। ठीक, जो वर्ग की भुजा है वो उसकी जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या के 11/7 गुने के बराबर है। आगे क्या कहा है कि यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 हो। अच्छा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। तो πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल है जो कि कितना दिया हुआ है, 3850। ओके, चलिए आगे। अब इसमें 22 से डिवाइड दीजिए, 22, तो 22 से कितनी बार जाएगा, एक बार, 22 एकम 22। ठीक है, 38 में से 22 गया तो कितना बचा, 16, उतार लिया 5, 165, है ना। तो 22 सत्ते क्या हो जाएगा, 154, 22 सत्ते 154, है ना। तो 154 में से मतलब जो 165 में से 154 गया तो बचा कितना, 11, उतार लिया 0, 110, और 22 पंजे क्या होता है, 110। तो r² की वैल्यू क्या आ चुकी है, 175 और गुणा 7, 175 गुणा 7 ये आ चुकी है। तो r बराबर क्या आ जाएगा, देखो 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3, 49 और 3 क्या 52 का 2, हासिल 5, है ना। 7 एकम 7 और 5 12। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारी, r² की। किसकी वैल्यू है ये, r² की। तो हमें किसकी चाहिए दोस्तों, r की वैल्यू चाहिए। ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए, r की। तो 12/25 का वर्गमूल निकालना है। अब 12/25 का स्क्वायर रूट क्या होता है ना। देखो ये लास्ट में क्या आ रहा है, 25 आ रहा है ना। तो हमने ये स्क्वायर आपको शायद बताई भी हूँ, ठीक है,
कि देखो 12 25 है, लास्ट में 25 है, तो इसका मतलब 5 तो आना ही आना है ना। और ये जो 12 है इसके फैक्टर कर दीजिए 12 के, लेकिन फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 3 चौके 12 है ना, क्योंकि 3 और 4 का डिफरेंस क्या है 1। अब छोटी वाली संख्या लिखनी है 3 और 4 में से, तो छोटे क्या है 3, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 3। इसका मतलब रेडियस क्या आ गई है इसकी 35। ठीक है ना, तो रेडियस क्या आ चुकी है 35। अब ये जो रेडियस की वैल्यू है इसे यहां रख दीजिए तो वर्ग की भुजा आ जाएगी, है ना। इसे यहां रखिए आप, यहां रखो फटाफट, है ना। तो क्या हो जाएगा 11/7 गुणा आर, आर के प्लेस पे क्या 35। ओके ना। अब 7 से इसे काट दीजिए 5 बार, तो 11 पंजे क्या हो जाएगा 55। 11 पंजे क्या हो गया है 55, है ना। अब निकालना क्या है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब एक बात बताइए, जब वर्ग की भुजा ही पता चल चुकी है हमें, है ना, जो स्क्वायर है उसकी साइड पता चल चुकी है 55 है, तो निकालना क्या है हमें, है ना, क्या निकालना है, एरिया निकालना है इसी वर्ग का। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। तो इसका एरिया बता दीजिए, एरिया एरिया, ठीक है। तो 55 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर करने के लिए हमने तरीका बता रखा, लास्ट की डिजिट क्या है 5, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, है ना। और यहाँ क्या है 5, तो 5 से आगे संख्या कौन सी आती है 6, तो 5 में 6 की गुणा कर दीजिए, 5 6 30, तो 30 25, ठीक है। यही क्या हो गया है इस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो 30 25 है यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ऐसे होना था इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दें। ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। क्लियर है, आ गए हैं समझ, ठीक है। देखो ये 4 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे आप, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और नोट अवश्य कर लेना, ठीक है। ओके चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखना है दोस्तों। यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं, ठीक है, ये बताना है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी। संख्या बतानी है, छोटे वर्ग कितने बनेंगे, है ना। तो पता है क्या करना है आपको, जो बड़ा वर्ग है उसके एरिया में जो छोटा वर्ग है उसके एरिया से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है, संख्या आ जाएगी निकल कर। अब बड़ा वर्ग कौन सा है, जिसकी भुजा 4 है, तो इसका एरिया क्या होगा 4 गुणा 4, मतलब इसका एरिया हो जाएगा ये, ठीक है। अब छोटे वर्ग का एरिया, छोटे वर्ग की भुजा क्या है 1/10, तो इसका एरिया क्या होगा 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। अब देखिए ये 10 और 10 जो है मल्टीप्लाई में ये घूमकर कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा, और 10 10 जा क्या होता है 100, और ऊपर क्या है 4 4 जा 16, जब 16 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 1600। इसका मतलब छोटे वर्ग कितने होंगे 1600, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। देखना, एक समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज दोस्तों ऐसे बनता है, ये रहा समचतुर्भुज, ठीक है, ये बन गया है समचतुर्भुज हमारा, है ना। क्या कहा है इसमें कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है, चलो क्षेत्रफल दे दिया है, और क्या कहा है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, ये है ना, ऐसे। तो उस समचतुर्भुज का परिमाप बताना है कितना होगा, है ना। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप भी जानते हो क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, है ना, ये होता है है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो लगा दीजिए, है ना। तो क्षेत्रफल
कितना दिया हुआ है 216, तो यहाँ रखिए आप 216 बराबर 1/2 इंटू, है ना। एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है 24, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 24। अब क्या करना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है, ठीक है। चलिए तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है d2, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 गुना d2। तो एक विकर्ण दे दिया है, दूसरा हमें नहीं पता है। चलो क्या करना चाहिए, यहाँ से पहले 2 का डिवाइड कर दीजिए, इसमें 12 बार कटा है ना, 12 से इसे काटिए, तो 12 एकम 12 कितना बचा, है ना, 9 6 12 8 96। इसका मतलब जो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी आ गई है हमारी 18, ठीक है। अब क्या करना है देखो एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 24 और एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 18, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए आप, एक विकर्ण की लंबाई 24 है तो 24 का आधा क्या होता है 12, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 18, 18 का आधा क्या होता है 9, है ना ये। और आप जानते हो कि जो ये समचतुर्भुज के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को, ठीक है, क्या राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ऐसे तो 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो इस वाले ट्राइंगल को ले लीजिए आप, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस बताना है। तो क्या करना है हमें, साइड वो निकाल लेंगे भुजा, यहाँ इस साइड को क्या मान लिया मैंने ए, तो इस भुजा को निकाल लीजिए, क्योंकि a बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ओके। कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, 4 और 1 5 8 4 12 का 2 हाथ से, है ना, 225 हो जाएगा, 225। और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 15, ठीक है। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15। बताना क्या है हमें, समचतुर्भुज का परिमाप, और परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का 4 गुना भुजा। तो यहीं आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 चौका क्या हो गया 60, है ना, 60 60, है ना, सेंटीमीटर ओके। तो क्या आ गया है इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे चल, आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट कर लेना दोस्तों ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है ना, और एक कोण की माप 60 डिग्री है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा देखो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज, ओके। नाम दे देते हैं इसे हम ABCD, और इसका परिमाप क्या दिया हुआ है 40, और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, जो कि 40 के बराबर है। तो जब 40 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। इसका मतलब ये जो रोम्बस है ना, ये जो रोम्बस है समचतुर्भुज, इसकी साइड क्या हो जाएगी 10, मतलब ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है ना। अच्छा, और इसका एक एंगल क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, ये एंगल कितना दे दिया है 60 डिग्री। बताना क्या है उसका क्षेत्रफल बताना है, क्या बताना है उसका क्षेत्रफल, इसे यहां मिला दीजिए, ओके ना। क्या बताना है क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए आप, इसका क्षेत्रफल बताने के लिए हमें दोनों डायगोनल की आवश्यकता थी, ठीक है, लेकिन डायगोनल यहाँ एक भी नहीं है, तो एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ, देखो इस ट्राइंगल को देखिए ABD को, है ना, ये जो डायगोनल BD है, इस डायगोनल ने इस पूरे रोम्बस को बाइसेक्ट कर दिया है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट दिया है। जितना ट्राइंगल ये है उतना ही ट्राइंगल ये है। कहने का मतलब इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के, है ना, और इसका एरिया निकाल के दोनों को प्लस कर दें तो भी पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जितना एरिया इस ट्राइंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का होगा। तो एक काम कर लीजिए, बस इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर बात बन जाएगी। अब कैसे निकालेंगे इसका, देखो एक बात बताइए, ABD जो है इसमें, है ना, ये साइड कितनी है हमारी 10 और ये भी कितनी है 10, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया है फिलहाल, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस, 2 साइड इक्वल है। अच्छा
अब दो साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले एंगल के होना चाहिए, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। अब ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 120, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, है ना। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 120, दोनों का सम 120 होना चाहिए और दोनों बराबर बराबर भी होने चाहिए। इसका मतलब 120 का हाफ कर दीजिए आप 60। इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। क्लियर। अब आप देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ए बी डी जो है, ट्राइंगल ए बी डी, ये क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल क्या है बराबर, और जब तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड भी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, है ना। तीनों साइड भी क्या हो जाएंगी बराबर, है ना। तो ये क्या है ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये भी हमारा 10। चलिए अब क्या करना है हमें, पूरे इसका एरिया निकालना है। अब ये हमारा क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और जैसी कंडीशन यहाँ है वैसी ही कंडीशन इधर भी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है ना। तो दो समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं इस पूरे किसमें रोम्बस में। ठीक है ना। अच्छा, तो जब दो समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल के अगर प्लस कर दें तो भी इसका क्या आ जाएगा एरिया। तो यही काम कर दीजिए, है ना। क्या करना है देखो, हमें एरिया निकालना है। एरिया तो क्या करना है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, और ये दोनों का बराबर है तो एक का निकाल लीजिए और उसी में दो की मल्टीप्लाई कर देंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया वो क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, ये आ गया है, ये एक ट्राइंगल का एरिया है और दूसरे का भी इतना होगा, तो इसलिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। क्लियर। अब देखो 4 से कितनी बार कट गया है 25 बार, और 25 दूनी क्या हो गया है 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया है 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है इसका एरिया। बताइए कैसा लगा हमारा कंसेप्ट, मस्त लगा ना। ठीक है, ऐसे कर दे ऐसे कर देंगे इसको। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है डायगोनल तक पहुंचने की आपको। ठीक है, चलिए क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट कर दें बताइए हमें, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण 60 डिग्री का है। चलिए, और यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ओके, चलिए कुछ नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां बना लेते हैं सबसे पहले हम, है ना, समचतुर्भुज ऐसे। ओके, ये नाम देते हैं इसे ABCD। क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण 60 डिग्री का है। मान लीजिए ये कोण कितने का है 60 डिग्री का। ओके, और फिर क्या कहा है, यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। 8 है मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो बताना क्या है, बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी है। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ आप इसको यहाँ मिला दीजिए। ओके ना, ये आप ये कहाँ मिला दिया है यहाँ ऐसे। ठीक है, अच्छा बताना क्या है, बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी है। अब एक काम करिए, देखो जो कंडीशन ऊपर हुई थी वही कंडीशन यहाँ भी हो रही है ना। इस ट्रायंगल को देखिए ABD को, ये भी 8 है और ये भी 8 है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे, और ये 60 का है तो ये भी 60 के होंगे। बिल्कुल सेम कंडीशन है पहले जैसी, ये भी 60 और ये भी 60, है ना। इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो चुका है, समबाहु त्रिभुज। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर, तो ये 8 है, ये भी 8 है और ये भी क्या हो जाएगी हमारी 8। क्लियर। इसका मतलब एक विकर्ण तो हमारा आ गया है क्या BD, जो कि 8 है ना। एक डायगोनल तो हमारा आ चुका है, अभी हमें दूसरा और निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक काम कर दीजिए, इसे यहां मिलाइए आप ऐसे करके यहाँ, है ना। और यहाँ ये दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये मान लिया O पॉइंट है।
ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अब ये जो है हमारा कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ये। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, तो ये 90 के सामने वाली जो साइड है इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और देखो ये जो डायगोनल है हमने पहले निकाल रखा था, कितना था ये? 8, लेकिन ये आधा आधा हो गया है। तो यहाँ तक की बात करूं अगर मैं, तो ये कितना है हमारा? 4, और ये भी कितना है? 4 ऊपर। क्लियर है ना। चलिए, अब ये हमारी साइड कितनी है? ये वाली हमारी साइड कितनी है? 4 है, 4। ओके, और ये वाली साइड हमारी कितनी हो जाएगी? ये 4 है हमारी, और ये क्या है हमारी? 8, है ना। अब हमें ये निकालनी है ना। इसको निकलते ही तुरंत हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये कर्ण है, ये है लंब, ये निकालना है। तो 8 के वर्ग में से 4 का वर्ग घटा दीजिए, तो 8 अट्ठे 64 और -4 चौक 16। 64 - 16 क्या बच जाएगा? 48। और 48 को क्या लिख सकते हैं? 4√3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 48 को? 4√3, क्योंकि 16 3 48 ऐसे। इसका मतलब ये जो आ गया है दोस्तों हमारी, ये 4√3 है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक 4√3 हमें पूरा बताना है। तो 4√3 और 4√3 क्या हो जाएगा? 8√3। इसका मतलब AC क्या आ गया है हमारा? 8√3। ठीक है, AC क्या आ गया है? 8√3 आ गया है ना। अब आप बताइए, एक हमारा डायगोनल 8 आया है और एक 8√3 आया है, तो बड़ा कौन सा है? 8√3। ठीक है, और यही हमें बताना था कि बड़ा डायगोनल कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के क्वेश्चन जितने भी हमने बताए हैं वो सब आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लेना आप अच्छे से। तो दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को बस अब हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।